स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके लिए लेक्चर सीरीज ले रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के आगे के 2021 साल के पीवाईक्यूज देखेंगे ओके ऑफ पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो इस सेशन को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक्स वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक प्रकार की आइडिया भी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं इन पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट। ओके, एज वेल काफ़ी सारे पीवाईक्यूज ईच ईयर क्या होते हैं रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं, सो आपको उसका भी आइडिया मिल जाएगा। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो जैसे आप सभी को पता है एएमयू एडमिशन्स टेस्ट मतलब पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट है जिसमें आपको 50% एमसीक्यूज या रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए पूछे जाएंगे एंड 50% एमसीक्यूज आप सभी को कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। सो आप सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तब भी आप पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। जिसे करने के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं सारे स्टूडेंट्स को, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। ओके, ये जो मॉक टेस्ट है इनको सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल देख सकते हो कि क्या है। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे स्टूडेंट्स जो है वो सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज करते हैं। उनको गारंटीड 80% जो एमसीक्यूज है वो इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। पिछले साल भी हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, मतलब जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स को परचेस किया था उन सारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई किया था एंड इस साल भी यही रिकॉर्ड होगा। जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स को परचेस करेंगे वो सारे स्टूडेंट्स पीएचडी एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज हम उनसे उतनी तैयारियां भी करवाते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। सो जो बिब्लियोग्राफी हम रिसर्च रिपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं वो एग्जैक्टली क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। शोज द वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, मतलब रिसर्चर के पास कितना नॉलेज है ये हमें पता चलता है। या फिर इट हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडी द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल, मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक, शोज द सोर्स ऑफ स्टडी। सो स्टूडेंट्स, बिब्लियोग्राफी बेसिकली लिखी जाती है ताकि आप जो रेफरेंसेस आपने आई मीन टू से कि जो रेफरेंसेस आपने रेफर किए हैं फॉर डूइंग द रिसर्च वो आप बता सके, यानी कि साइटेशंस आप बता सके। एज वेल उसके अलावा जितने भी सारे बुक्स, जितने भी सारे यू कैन से रिसर्च आर्टिकल्स है जिनको आपने रेफर किया नहीं है, बट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अदर रीडर्स एंड अदर रिसर्चर्स और अदर ऑथर्स। ओके, उनको इनकी हेल्प मिल जाए। ओके, ये भी आप बिब्लियोग्राफी में देते हो। सो बिब्लियोग्राफी में साइटेड आर्टिकल्स एंड अनसाइटेड आर्टिकल्स दोनों का भी समावेश होता है एंड दैट्स इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसर्चर्स, जो ऑथर्स फर्दर रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं उनको इसकी बड़ी हेल्प मिलती है ताकि वो इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से स्टडी कर सके फ्रॉम अनदर एंगल। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2, that is this one. Okay, planning of research design for socio-legal problems it requires. Now
सोशियो लीगल प्रॉब्लम्स में जब भी हम रिसर्च डिज़ाइन को प्लान करते हैं देन उसमें किसकी ज़रूरत आपको पड़ती है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, टाइटल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, title of investigation, review of literature, scope of investigation, objective of study, scope of investigation, title of investigation, review of literature, objective of study. Now students, ये जो सोशियो लीगल प्रॉब्लम है, दिस इज नथिंग बट अ सोशियो लीगल रिसर्च. ओके, नाउ किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, वेदर इट इज सोशियो लीगल प्रॉब्लम या फिर एनी अदर टाइप ऑफ रिसर्च, देन उसमें सभी में आपको एटलीस्ट रिसर्च डिज़ाइन को तो प्लान करना ही पड़ता है. ओके, सो सोशियो लीगल प्रॉब्लम्स के लिए अगर आपको रिसर्च डिज़ाइन को प्लान करना है देन उसमें सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक अप्रोच जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. किसकी? सिस्टमैटिक अप्रोच की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बेसिकली काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो स्टेप होती है कि आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को तय करना पड़ता है कि क्या आपके गोल्स है. आपका लिटरेचर रिव्यू आपको देखना पड़ता है. देन जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको आपको देखना पड़ता है. आपको काफ़ी सारे फाइंडिंग्स को एनालाइज करना पड़ता है. आपको एथिकल डायमेंशंस जो होते हैं रिसर्च के उनको भी देखना पड़ता है. एंड इनमें जो सबसे पहली बात होती है, स्टेप होती है, वो यही होती है कि आपको सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड उसे फॉर्मुलेट करना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट आपको तय करना पड़ता है कि स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, उसका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा. आफ्टर दैट आप हाइपोथेसिस को भी फॉर्मुलेट करते हो. देन बेस्ड अपॉन द हाइपोथेसिस यू collect the data and then you analyze the data, then after that you get the results. So if you see all of these things then आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, बिकॉज इसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो यही है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम सभी को AMU PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में यानी कि कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं. इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं. यह स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए पेपर 2 स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द कंसर्न्ड पेपर 2 और कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक. ओके, जिसके जो नोट्स है वो हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं. ओके, when a researcher studies the present law and the present needs of the society and finds out the defects in the existing law by applying his own wisdom based upon evaluation of his concrete suggestions which he gathered from secondary source of data such as judicial pronouncements and academic writing etc. and follows a normative approach, he is following which method of research. Okay, नाउ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी रिसर्चर स्टडी करना चाहता है प्रेजेंट लॉ को एंड सोसाइटी में उन लॉज की नीड्स क्या है उसको, एंड उसके लिए जो डिफेक्ट्स है एग्जिस्टिंग लॉ में, ओके, वो फाइंड आउट कर रहा है बाय अप्लाइंग हिज ओन विजडम, मतलब उसका जो ओन ओपिनियन है, उसका जो ओन नॉलेज है, उसको उसके लिए वो अप्लाई कर रहा है बेस्ड अपॉन द इवेल्युएशन ऑफ हिज कॉन्क्रीट सजेशंस, जो कि उसको काफ़ी सारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा से मिले हैं, जैसे कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, देन एकेडमिक राइटिंग एक्सेट्रा. एंड इसमें वो नॉर्मेटिव अप्रोच को फॉलो कर रहा है. सो दैट्स वाई इसमें वो किस प्रकार का रिसर्च मेथड कर रहा है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, एम्पिरिकल रिसर्च मेथड, स्टैटिस्टिकल रिसर्च मेथड,
नॉर्मेटिव रिसर्च मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि यहाँ पे रिसर्चर उसका जो खुद का ओपिनियन है, ओके, उसके आधार पर रिसर्च कर रहा है, एंड इसमें उसके ओपिनियन एंड उसका जो ओन विजडम है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि एकेडमिक राइटिंग एक्सेट्रा, एंड इसमें वो नॉर्मेटिव अप्रोच को भी फॉलो कर रहा है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे ये जो मेथड है रिसर्च का वो यही होगा, नॉर्मेटिव रिसर्च मेथड। बिकॉज नॉर्मेटिव रिसर्च मेथड हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम काफ़ी सारे चीज़ों को इवेल्युएट कर सके, ताकि हम रिकमेंडेशंस को प्रोवाइड कर सके फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट्स एंड ओपिनियंस रैदर देन एम्पिरिकल डेटा। यहाँ पे एग्जैक्टली यही हो रहा है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉ जो है, ओके, उसमें क्या डिफेक्ट्स है उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होती है, प्रैक्टिसेस होती है, उनको इम्प्रूव करने की यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो, एंड एग्जैक्टली यही चीज़ नॉर्मेटिव रिसर्च मेथड में की जाती है। एज वेल नॉर्मेटिव रिसर्च मेथड में जो हमारे रिकमेंडेशंस होते हैं, जो स्टडी होता है, वो बेसिकली हमारे जजमेंट्स एंड ओपिनियंस के ऊपर होता है रैदर देन एम्पिरिकल डेटा, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे भी रिसर्चर वही चीज़ कर रहा है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4। एंड इफ यू सी एम्पिरिकल रिसर्च मेथड, देन एम्पिरिकल रिसर्च मेथड में बेसिकली आपके जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इनके आधार पर आप रिकमेंडेशंस क्रिएट करते हो, आप रिसर्च के रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हो। बट नॉर्मेटिव रिसर्च में ऐसा होता नहीं है, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में बेसिकली पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। भले ही यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में स्टडी कर रहे हो, बट स्टिल यहाँ पे आपका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि सोसाइटी में अभी प्रेजेंट में किस लॉ की ज़रूरत है। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च मेथड में बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पे आप कर नहीं रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे आप नॉर्मेटिव अप्रोच को यूज़ कर रहे हो, जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। ओके, फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट प्लेजरिज्म। नाउ इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करता है? एक्सेल, टर्निटिन, एटलास, SPSS। नाउ स्टूडेंट्स, प्लेजरिज्म ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में अनएथिकल माना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी और दूसरे ऑथर का वर्क, उनकी आइडिया आप यूज़ कर रहे हो इन योर रिसर्च रिपोर्ट, एंड उनके लिए आप कोई भी एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ओके, सो इफ यू सी ओवर हियर, टर्निटिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 2, दैट इज टर्निटिन। एंड टर्निटिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने लाइसेंसेस होते हैं वो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, और ताकि वो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सके फ्रॉम द एकेडमिक पेपर्स। एक्सेल तो आप सभी को पता है, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट है, उसमें आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। SPSS इज़ नथिंग बट अ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसे IBM ने बनाया है, जिसके आधार से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, The process of reasoning from general to particular or from the universe to individual, from given premises to necessary conclusions is known as. Now students, इनमें से कौन सी रीजनिंग की प्रोसेस ऐसी है जिसकी शुरुआत जनरल से लेकर पर्टिकुलर तक होती है, या फिर यूनिवर्स से लेकर इंडिविजुअल तक होती है, या फिर जो प्रीमाइसेस आपके पास है उनसे इसकी शुरुआत होती है टोवर्ड्स द नेसेसरी कंक्लूजन्स। नाउ स्टूडेंट्स, प्रीमाइसेस का मतलब होता है थियरी। So now let us see the options: inductive, deductive, scientific, legal, logical. Now students, रिसर्च मेथोडोलॉजी में रीजनिंग के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, एंड उनमें से सबसे पहला टाइप होता है इंडक्टिव रीजनिंग एंड सेकेंड इज डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, नाउ इंडक्टिव रीजनिंग जो है इसमें बेसिकली आपकी शुरुआत पर्टिकुलर चीज़ों से होती है एंड टोवर्ड्स द जनरल थिंग्स। ओके, पर्टिकुलर यानी कि आप पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो बेस्ड अपॉन दोज स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। ओके, आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो, उसे आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो, एंड बाद में टेस्ट के बाद आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं बेस्ड अपॉन दोज रिजल्ट्स यू मेकअप द थियरी। बट डिडक्टिव अप्रोच में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है, इसमें आप जनरल से शुरुआत करते हो,
यानी कि आपके पास पहले से ही थियोरी होती है. बेस्ड अपॉन दैट थियोरी यू मेकअप द हाइपोथेसिस, देन यू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड बाद में आपको उसके कंक्लूजन्स मिलते हैं. Okay, this is how these two reasoning processes involves. Now students, यहाँ पे जो आपको पूछा है which is nothing but what, deductive reasoning. Because deductive reasoning की शुरुआत ये जनरल चीज़ों से होती है towards the particular thing. यानी कि इसकी शुरुआत पहले theory से होती है towards the necessary conclusion. Okay? A hypothesis which is negatively stated and is the one which is at low level of abstraction and does not lead to higher theoretical research is known as. Now students, इनमें से कौन सा hypothesis का type ऐसा है जिसे हम negatively state करते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि इसमें कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, एंड ये एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है विच इज़ एट द लोएस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, एंड ये किसी भी चीज़ को लीड नहीं करता है टुवर्ड्स द हायर थियोरेटिकल रिसर्च. रिलेशनल हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस. नाउ स्टूडेंट्स, इस प्रकार के हाइपोथेसिस को कहा जाता है व्हाट, नल हाइपोथेसिस. एज द नेम सजेस्ट, नल यानी कि शून्य. सो जिसमें आप स्टेट करते हो कि रिसर्च के अंदर जो वेरिएबल्स है, ओके, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. सो आप जैसे कि मेंशन करते हो कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सो इसे कहा जाता है व्हाट, निगेटिव स्टेटमेंट. ओके, एंड दिस इज द hypothesis which is at the low level of abstraction and it does not lead to higher theoretical research. Okay, a blueprint for the collection, measurement and analysis of data is called as sampling, रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, डेटा एनालिसिस. नाउ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. जो ब्लूप्रिंट होता है जिसे हम बनाते हैं ताकि हम डेटा को कलेक्ट कर सके, उसे मेजर कर सके, उसे एनालाइज कर सके, उस ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, रिसर्च डिज़ाइन. ये तो हमने कई बार देखा है कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ नथिंग बट अ फ्रेमवर्क फॉर द रिसर्च, जिसमें आप आउटलाइन बनाते हो पूरे रिसर्च प्रोसेस का, जिसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, जिसमें आप डिज़ाइन करते हो कि एग्जैक्टली डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसे कैसे मेजर किया जाता है, उसे कैसे एनालाइज किया जाता है. ओके, द सैम्पलिंग मेथड विच इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स to be drawn from each stratum is in same proportion as they are present in universe. Now students, इनमें से कौन सी सैम्पलिंग की मेथड ऐसी है जिसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हो फ्रॉम ईच स्ट्रैटम, वो बेसिकली उसी प्रपोर्शन में होते हैं वैसे कि जो स्ट्रैटम उस यूनिवर्सिटी में और उस यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं. आप यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब पॉपुलेशन भी निकाल सकते हो, मतलब टारगेट पॉपुलेशन. So whether it is called as stratified sampling, proportional stratified sampling, quota sampling, purposive sampling. Now students, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि यहाँ पे स्ट्रैटम शब्द का इस्तेमाल किया है एंड सेकेंड वन इज प्रपोर्शन. सो जैसे स्ट्रैटम शब्द का इस्तेमाल किया है, so इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, एज वेल प्रपोर्शन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है. सो इट मीन्स दैट इट इज नथिंग बट व्हाट, proportional stratified sampling. That's why here your correct option should be this option 2, that is proportional stratified sampling, जिसमें बेसिकली जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जो आप ईच स्ट्रैटम से ड्रॉ करते हो वो उन्हीं प्रपोर्शन में होते हैं जैसे कि स्ट्रैटम उस प्रपोर्शन में है विद इन द पॉपुलेशन. ओके, फाइन. So students, that's why here your correct option should be answer 2, that is proportional stratified sampling. And बाकी के जो options है यानी कि stratified sampling, quota sampling, purposive sampling, इसमें basically stratified sampling में आप stratum से ही number of units को draw करते हो, but इसमें आप proportionally उसे draw नहीं करते हो. कोटा सैम्पलिंग एंड पर्पजिव सैम्पलिंग का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग के क्या है, टाइप्स है. ओके, दैट्स वाई द फाइनल स्टेप इन अ रिसर्च स्टडी. नाउ रिसर्च स्टडी में जो फाइनल स्टेप है वो क्या है, वेदर इट इज पीयर रिव्यू, वेदर इट इज कंक्लूजन, वेदर इट इज डिसेमिनेटिंग, वेदर इट इज सजेशंस. नाउ स्टूडेंट्स, हर एक रिसर्च स्टडी का जो फाइनल स्टेप होता है वो ये होता है कि रिसर्च के फाइंडिंग्स, ओके, और फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च. ओके, एंड दैट्स वाई इन रिसर्च फाइंडिंग्स को आने के बाद इनकी जो समरी बनाई जाती है उस समरी को कहा जाता है व्हाट, कंक्लूजन. सो
हर एक रिसर्च स्टडी में कंक्लूजन का सेक्शन होता है जिसमें बेसिकली जो रिसर्च के फाइंडिंग्स आपको मिले हैं उसकी समरी उसमें लिखी जाती है. सो उसे क्या कहा जाता है, व्हाट, कंक्लूजन. दैट्स व्हाई हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है और द बेस्ट आंसर है इसका वो यही है, कंक्लूजन. इफ यू सी पीयर रिव्यू, देन पीयर रिव्यू ये बेसिकली रिसर्च फाइंडिंग्स के पहले की जाती है जिसमें रिसर्च का रिव्यू अच्छी तरीके से किया जाता है कि वेदर इसे एथिकली बनाया है, किया है या नहीं किया है. डिसेमिनेटिंग का मतलब होता है कि जो रिसर्च के फाइंडिंग्स आपको मिले हैं वो आप किसी और दूसरे ऑथर या फिर रिसर्चर के साथ क्या करते हो, शेयर करते हो. सो डिसेमिनेटिंग ये स्टेप आप रिसर्च में किसी भी टाइम कर सकते हो. ओके, सजेशंस का मतलब होता है कि आप आगे के रीडर्स को या फिर ऑथर्स को या फिर रिसर्चर को सजेस्ट करते हो कि आप आगे इस रिसर्च टॉपिक के ऊपर क्या रिसर्च कर सकते हैं. ओके, which approach relies on direct observation and experimentation in the acquisition of new knowledge. ओके, सो स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा अप्रोच ऐसा है जो बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर रिलाई करता है ताकि आप नए नॉलेज को अक्वायर कर सके. सो वेदर इट इज हिस्टोरिकल, वेदर इट इज डॉक्ट्राइनल, वेदर इट इज सोशल, वेदर इट इज एम्पिरिकल. ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस प्रकार के अप्रोच को कहा जाता है व्हाट, एम्पिरिकल अप्रोच. यानी कि यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, दिस वन, एम्पिरिकल. ओके, बिकॉज एम्पिरिकल एक ऐसा अप्रोच है जो बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई रहता है रादर दैन योर इंट्यूशंस और ओपिनियंस. ओके, ताकि आप नए नॉलेज को अक्वायर कर सके. ओके, सो ये जो एम्पिरिकल अप्रोच है दिस इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड जिसमें काफ़ी सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती है जैसे कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, उसे टेस्ट करना थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, देन कंक्लूजन को निकालना बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स. एंड इट इज सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू अक्वायर नॉलेज which is based on what, evidence rather than your intuition or personal experience, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया. ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने आप सभी के साथ इस सेशन में डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई विल रिप्लाई यू. ओके.